Loss making companies pays remuneration to MP on the basis of effective capital employed as mentioned in schedule number 5. Now what was that slab of capital employed? बताइए पहला स्लैब क्या था? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला स्लैब क्या था? बिल्कुल सही, नेगेटिव बट लेस देन 5 करोड़. ठीक है, या तो नेगेटिव है या फिर लेस देन 5 करोड़ से. ये पहला स्लैब था. दूसरा स्लैब क्या था? 5 करोड़ और मोर. 5 करोड़ और बट लेस देन 100 करोड़. तीसरा स्लैब था 100 करोड़ और मोर लेस देन 250 करोड़. मोर देन 250 करोड़ नहीं था. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से. इट वाज 250 करोड़ और मोर. अगर आप एग्जाम में लिखेंगे मोर देन 250 करोड़ तो गया. 250 करोड़ और मोर, ये स्लैब था. अब याद है हम लोग ईयरली रेमुनरेशन कितना दे सकते थे? मैक्सिमम ईयरली रेमुनरेशन कितना दे सकते थे? हाँ, कितना? 30, 42 लैक्स ना. 30 लाख, 42 लैक्स, 60, 30, 42, 60. याद आ रहा है ना? 60 लाख प्लस 0.01%. 60 लाख तक तो यहीं पर दे रहे थे थर्ड स्लैब में. तो अगर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, 60 लाख तो पक्का है. अब अगर 250 करोड़ से ज्यादा का आपका इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड है तो जितना 250 करोड़ के ऊपर है उस ऊपर वाला के ऊपर 0.01% दे देंगे. 250 करोड़ के ऊपर जितना तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर 0.01% दे देंगे. सो 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड अबव कितना करोड़? 250 करोड़. और याद है हम आपको बताए थे बाई पासिंग SRN GM above remunerations may be what? Above remuneration may be doubled. याद है ये सब? और याद करो हम बताए थे it can exceed even that after prior approval of. ये सब हम लोग एक्सीड कर सकते हैं अगर किससे अप्रूवल लेने बताइए तो सीधी. By passing SRN GM, these remunerations will be what? Doubled. स्लैब सेम रहेगा ना, खाली रेमुनेशन SRN GM पास करने के बाद डबल हो जाएगा. And it can exceed even that after what? Are we through with this? अब अमेंडमेंट क्या है? ये तो पढ़े थे आप. अमेंडमेंट खाली ये है, ये ऑलरेडी डबल कर दिया गया है. स्लैब सेम है, ये 60, 84, ये 120, 120 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड अबव 250 करोड़. अब ये अभी भी है बाईपासिंग कि ये सब क्या हो जाएगा? डबल. नहीं समझा रहे बाबा? मतलब अभी भी एसआर पास करके ये सब क्या कर सकते हैं? डबल. अरे कुछ बोलेगा डबल तो हो गया. अरे वो तो अमेंडमेंट है, लिमिट चेंज हो गया है. मतलब 30 हैज बिकम 60. इफ यू पास व्हाट? एसआर इन 60 विल बिकम 120. और ये अभी भी इट कैन एक्सीड इवन दैट आफ्टर प्रायर प्रोसीडिंग. फिर अमेंडमेंट ये आया है, एक तो ये अमेंडमेंट हो गया. फिर अमेंडमेंट ये आया है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लेने का दरकार नहीं है, आप डबल से भी ज्यादा दे सकते हैं. एसआर पास करके क्या कर दिया? डबल. उससे भी आप ज्यादा दे सकते हैं बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लिए, अगर कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो. इफ सर्टेन कंडीशंस आर गेटिंग, no need to take prior approval of CG. You can pay as much remuneration as you want to pay to your MP. You can pay even double of the remuneration to your MP. No need to take prior approval of CG if certain conditions are satisfied. Now, what are those conditions that needs to be satisfied by virtue of which we can pay more than double and that too without prior approval of CG? Normally, we can pay more than double after prior approval of CG, but we do not have to take the prior approval of CG to pay more than double to our MP if certain conditions are getting satisfied. सर वो क्या कंडीशंस है? ध्यान से सुनिएगा, वो क्या कंडीशंस है.
जो मैनेजरियल पर्सनल काम कर रहा है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी काम कर रहा है, एमपी इज वर्किंग इन द कंपनी, एमपी इज वर्किंग इन द या एमपी इज वर्किंग इन द कंपनी इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंसान है क्या? हाँ. सो इज वर्किंग इन द कंपनी इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट in the capital of the company directly or indirectly, or its holding company or its subsidiary company, not having any interest in the capital directly or indirectly, not having any interest in the capital directly or indirectly in the company holding subsidiary. तीन जगह उसका कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं है. मेरे कंपनी का कैपिटल में, मेरे कंपनी का कैपिटल में उस एमपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली. मतलब खुद भी शेयर होल्ड नहीं कर रहा है, उसका रिलेटिव लोग भी शेयर होल्ड नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो शेयर होल्डर नहीं है लेकिन उसकी वाइफ अगर क्या है शेयर होल्डर, उसका रिश्तेदार अगर मेरे यहाँ पर क्या है शेयर होल्डर, सो दैट एमपी इज हैविंग द इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तब हम लोग को अगर डबल से ज्यादा देना तो फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी चाहिएगा. हम लोग को कब डबल से ज्यादा देने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी नहीं चाहिए? जब वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द कैपिटल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर इन द कंपनी और इन द होल्डिंग कंपनी और द सब्सिडरीज कंपनी. उसका कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं है. इंटरेस्ट इन कैपिटल मतलब उसके पास शेयर नहीं है यार. हाउएवर इफ द एम्प्लॉय, एमपी क्या है होता है? एम्प्लॉय होता है. हाउएवर इफ द एम्प्लॉय हैज बीन अलॉटेड शेयर्स, इफ द एम्प्लॉय हैज बीन अलॉटेड शेयर्स under employee stock option plan or under any scheme of employee welfare, if the employees have been allotted shares, if the employee has been allotted shares under the scheme of employee stock option plan yani ESOP, or under any scheme of employees welfare, and his shareholding is not exceeding 0.5% of the paid up share capital of the company, if his shareholding does not exceed 0.5% of the paid up share capital of the company, then it is deemed that he is not having any interest in the capital of the company. Actually, he is holding the shares. But why is he holding the shares? Because he is an employee of the company who has been allotted shares under ESOP or under any employee welfare scheme, and his shareholding does not exceed 0.5% of the paid up share capital, then it is deemed that he is not having any interest in the capital of the company. It will be deemed that he is having no interest in the capital of the company. अब डिस्लेक्सिया वाला बच्चा लोग सोच रहा होगा कि 0.5% तक अलाउड है. अरे 0.5% तक अलाउड नहीं है, कौन बोल रहा है? अगर वो डायरेक्टली शेयर मार्केट से खरीदा है एक भी शेयर तो माना जाएगा इंटरेस्ट इन द कैपिटल है. लेकिन अगर उसको ईसॉप मिला है या एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के तहत जो सब एम्प्लॉय लोग को शेयर बढ़ रहा था उसको भी मिल गया शेयर, उसको भी शेयर अलॉट हो गया एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में, ईसॉप में, और उसका शेयर होल्डिंग 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं है, तो इट विल बी डीम्ड दैट ही इज हैविंग नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी. Now, even if he has been allotted shares under ESOP or employees welfare scheme, but his shareholding is more than 0.5% of the paid up share capital, then he is having interest in the capital of the company. It's only when he has been allotted shares under ESOP or employees welfare scheme and it does not exceed 0.5% of the paid up share capital, then it is deemed that he is not having any interest in the capital of the company. If he has purchased even one share from the market, then he is having interest in the capital of the company. Are we through with this? फिर बोला गया कि दूसरा कंडीशन ये है कि उसका जो एमपी है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या रिलेशन नहीं होना चाहिए. एमपी इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट और रिलेशन, एमपी इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट और रिलेशन with the promoters and directors of the company, with the promoters and directors of the company holding subsidiary. He is not having any interest or relation, मतलब वो रिलेटिव भी नहीं है. किसका? प्रमोटर डायरेक्टर का. कौन सा प्रमोटर डायरेक्टर का? या तो इस कंपनी का या इसका होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर या इसका सब्सिडरीज का प्रमोटर डायरेक्टर के साथ आपका कोई इंटरेस्ट या रिलेशन नहीं है. इंटरेस्ट मतलब आप लोग का आपस में बिजनेस नहीं है, रिलेशन मतलब आप लोग में आपस में कोई रिश्ता नहीं है तो अगर है तो ना अगर है तो रिलेशन है तो इतना तो दे ही सकते हैं, इतना तो दे ही सकते हैं. इसका डबल भी दे सकते हैं सारी नियमस, और डबल से ज्यादा भी दे सकते हैं आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी. लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि डबल से ज्यादा दे दें, डबल से भी ज्यादा दे दें विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी. ऐसा करने के लिए जो एमपी है वर्किंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, एमपी वर्किंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट,
not having any interest in the capital of the company or holding or subsidiary, directly or indirectly. Provided that if an employee of the company has been allotted shares under ESOP or under any employee welfare scheme and is paid up share and his shareholding does not exceed 0.5% of the paid up share capital, it is deemed that he is having no interest in the capital of the company. Condition number 2, he should not have any kind of interest or relation with the director or promoter of the company holding subsidiary during last 2 years. During last मतलब preceding 2 financial years. मतलब उसके पहले अगर इंटरेस्ट था तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा. पिछले 2 सालों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा हो. Are we through with this? Preceding 2 financial years. 2 financial years preceding the financial year in which he has been appointed. मतलब अगर 17-18 में अपॉइंटमेंट हुआ, कब अपॉइंटमेंट हुआ? तो 16-17 में, 15-16 में कोई इंटरेस्ट नहीं था. इन द फाइनेंशियल ईयर जब अपॉइंट हुआ, ऑब्वियस सा बात है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए. अपॉइंटमेंट के बाद इंटरेस्ट नहीं रहना, ऑब्वियस सा बात है. जब तक वो क्या है, एमपी, ही शुड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट. एंड नॉट ओनली एट द टाइम व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एमपी और आफ्टर दैट, बट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहा हो. एक बार एमपी अपॉइंट हो गया, इंटरेस्ट नहीं है. एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी उसका इंटरेस्ट रिलेशन नहीं है डायरेक्टर प्रमोटर के साथ. अपॉइंटमेंट के बाद भी नहीं है, ऑब्वियस बात है. और जिस साल अपॉइंट हुआ उसका पिछला 2 साल में भी उसका इंटरेस्ट रिलेशन नहीं रहना चाहिए. ओफ, कब कब इंटरेस्ट या रिलेशन नहीं रहना चाहिए? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आफ्टर द अपॉइंटमेंट. वो तो कॉमन सेंस है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आफ्टर द अपॉइंटमेंट, और 2 फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट. आर वी थ्रू विद दिस? 3 ही कंडीशन है. 2 हो गया. पहला क्या था? इंटरेस्ट इन द कैपिटल वाला. दूसरा था इंटरेस्ट और रिलेशन विद डायरेक्टर प्रमोटर. तीसरा है he should have minimum qualification of graduation. He should have minimum qualification of graduation. कम से कम ग्रेजुएट हो. हंस क्या रहे हो? बहुत कम है. अरे कम से कम कंपनी तक में ये सब तो लाया गया. हम लोग के मिनिस्टर लोग का तो ग्रेजुएशन भी नहीं है. तो you should have minimum qualification of graduation and expertise and special knowledge in the field in which company is operating. Graduation होना चाहिए and expertise and special knowledge होना चाहिए. Expertise और special knowledge होना चाहिए in the field in which the company is operating. संभालते जा रहे हैं तो उसको एक्सपर्टाइज और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए. ग्रेजुएशन होना चाहिए. वो तो ग्रेजुएशन तो ऑब्वियस ऑफ द ग्रेजुएशन होता है, वो इन द फील्ड नहीं होता. he should have a minimum qualification of graduation and he should be having expertise and special knowledge in the field in which the company is operating. Are we through with this? जो है ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो. क्या क्या 3 कंडीशन? नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल, नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी, and no relation or interest with the promoter director at the time of appointment, after the appointment and preceding 2 financial year, immediately preceding the financial year of appointment. Minimum qualification of graduation and having expertise and special knowledge in the field in which the company is operating. ठीक है, ये तीनों कंडीशन क्या कर दीजिए? सेटिस्फाई. आप जितना चाहे दे सकते हैं, आपको प्रायर प्रोसीजर का दरकार नहीं. हाँ, एसआर पास करना पड़ेगा. हाँ, एसआर पास करना पड़ेगा. आर वी थ्रू विद दिस? ओके. उसके बाद अब सबके लिए कॉमन प्रोविजन है. सुनो, उस बच्चा के हम फैन हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे वो बच्चा घर में पढ़ रहा है. ये सब तो मैक्सिमम ईयरली रेम्यूनरेशन है ना. माय गॉड, इतना पकड़ा देंगे 60 लाख? कितना मैक्सिमम है? तो फिक्स करने के लिए क्या पास करना पड़ता है? कुछ नहीं. तो हम लोग एक डब्बा रख देंगे, उसमें से आप निकाल लीजिएगा. बच्चा लोग बोल रहे सर कुछ नहीं. ये मैक्सिमम है ना 60 लाख? तो 60 लाख तो मैक्सिमम है. अब अगर मेरा कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ है, माय कंपनीज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 करोड़ एंड द कंपनी इज हैविंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, तो 1 करोड़ है तो कितना मिलेगा? मैक्सिमम 60 लाख. तो डब्बा रखे रहेगा, एमपी आकर के जितना चाहे निकाल लेगा. तो आपका हिम्मत कैसे हो रहा है ये बेवकूफी दिखाने का कि फिक्स करने का दरकार नहीं है? आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं. प्रूव हो गया आज. बीआर एडबीएम तो सिटिंग फीस के लिए होता है. यूबीआर जो बोल रहा है उसको अपना टर्म जो है 2 टर्म ड्रॉप कर देना चाहिए. फायदा नहीं है एग्जाम दे करके, वो फेल होने वाला है. हाँ, क्योंकि यूबीआर खाली 2 ही सेक्शन में लगता है, यूनिवर्सल है, और कहीं यूबीआर है ही नहीं.
बताइए यूबीआर कौन सा 2 सेक्शन में लगता है? 186 LIG, और दूसरा वाला बताओ 203, यस, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। जब ऑलरेडी एक इंसान MD या मैनेजर कहीं और है और हम लोग उसको MD रखना चाहते हैं, तब यूबीआर पास करना पड़ता है। सेक्शन 203 में पढ़ाए थे, तो सेक्शन 186 में यूबीआर है और सेक्शन 203 में यूबीआर है। तो अभी जो बेफालतू का यूबीआर वो लोग गलत है। अरे यार ओवर एनजीएम फिक्स करना, कम ऑन यार, जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी पास करके रेमुनरेशन तो फिक्स करना पड़ेगा रे बाबा, एक पर्टिकुलर रेमुनरेशन तो फिक्स करना पड़ेगा बाई पासिंग व्हाट? ओवर एनजीएम। तो अगर आप इस स्लैब में फिक्स कर रहे हैं विच इज विद इन द लिमिट, तो क्या पास करेंगे? ओवर एनजीएम। डबल करना चाह रहे हैं तो क्या पास करेंगे? ऐसा उससे ज्यादा देना चाह रहे हैं तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सीडी। आई रिपीट, इतना तक देना चाह रहे हैं, हाँ, ओवर एनजीएम। इसका डबल देना चाह रहे हैं तो एसआर एनजीएम। डबल से भी ज्यादा देना चाह रहे हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ सीडी। But if certain conditions are satisfied, no need to take prior approval of CD. We can pay more than double by simply passing. We can pay more than double without prior approval of CD by passing SRNGM. What are those conditions? No interest in the capital, no interest in the director or promoter, graduation and special knowledge and expertise. पक्का? हाँ। तो इसके लिए क्या है? OR, डबल के लिए क्या है? SR, और उससे भी ज्यादा के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। और नहीं चाहिए सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। अभी जो हम प्रोविजंस बोल रहे हैं वो सबके लिए बोल रहे हैं, इतना देने के लिए भी बोल रहे हैं, जो भी अभी हम बताने वाले हैं ना वो सबके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। इवन इफ यू वांट टू पे दिस मच, इवन इफ यू वांट टू पे इट्स डबल, इवन इफ यू वांट टू पे अप टू दिस मच बाय पासिंग ओवर एनजीएम, इवन इफ यू वांट टू पे डबल बाय पासिंग एसएनजी, इवन इफ यू वांट टू पे मोर देन डबल whether by approval of CG or without approval of CG, even if you want to pay more than double either with or without approval of CG. Whatever I'm going to speak is for all the types of remuneration that you're going to pay. जो रेमुनरेशन रहेगा एमपी का, आप ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे, पहले रिकमेंड करवाएंगे। कोई बताओ रेमुनरेशन कौन रिकमेंड करता है एमपी का? एनआरसी। वेरी गुड, वेरी गुड, रिकमेंडेड बाय एनआरसी। सब लिखवाया हुआ और पढ़ाया हुआ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड बॉय। कैसे पता फैसल? हाँ, पढ़ने से ना पता चलेगा। तो रेमुनरेशन देख लो, जो लोग आंसर नहीं दे सक रहा है, पढ़ाई चालू नहीं की हो, एग्जाम कब है? हाँ, हाथ उठाओ जिन लोग एग्जाम दे रहे मंडे। फुल हैंड, फुल हैंड, फुल हैंड, फुल हैंड, एकदम फुल हैंड, फुल हैंड एकदम। तुम लोग को सबको अपना अपना माथे का कसम है। अगर एग्जाम नहीं दिया समझ जाना, मतलब क्या बोलते हैं ना, विद्या कसम है तुम लोग को। बताओ, इतना बड़ा कसम दे दिए हैं, एग्जाम नहीं दिया तो 6 टर्म फेल करोगे। सर ऐसा मत बोलिए, तो तुम एग्जाम दे दो, यू गिव द एग्जाम, यू आर नॉट रियलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जाम। अच्छा, जो एग्जाम नहीं दे रहा है हाथ उठाओ, फुल एंड। किसी में तो तुम हाथ उठाओ यार, कोई एक चीज में हाथ उठाओ बेटा, ट्राई करो, उठेगा। हाँ, क्यों? वो सब एक्सक्यूज है। देखो, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलेगा ट्यूशन, वो सब बहानाबाजी है। जो भी हो, कुछ भी हो, रात तो तुम्हारा है। अब ये जो हम अमेंडमेंट शीट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, रात में 1-1, 2-2 बजे तक जग करके प्रिपेयर करते हैं, तो फिर और मेहनत करो, 3 बजे तक मेहनत करो। हम तो तुमसे सीनियर हैं, समझ में आया? तुमको तो और मेहनत करना चाहिए। अगर हम 6 घंटा सोना, तुमको तो 3-4 घंटा सोना चाहिए। और कम करो, 5 घंटे को और कम करो। झूठ बोल रहे हो, रोज 5 घंटा सोता है झुट्टा। ठीक है, जो भी हो, जितना भी पढ़ सको एग्जाम दो ना। जैसा क्या होगा, क्या होगा? लिख नहीं सकोगे, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ सकोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन था। चलो, खाली चैप्टर ही तुम लिख देना, ये भी एक जरूरी है, चैप्टर पहचानना। पहले तो चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। चीज समझो, तुम्हारा दिमाग में इतना कुछ है, तुमको तो पहले चैप्टर समझना पड़ेगा, कौन से चैप्टर में था। अच्छा, वो चैप्टर में था, फिर तुम विजुअलाइज करोगे, अच्छा वो चैप्टर में ये पन्ना में ये पढ़े थे, फिर ना लिख सकोगे। तो एग्जाम दो, सेम। रेमुनरेशन विल बी रिकमेंडेड बाय होम? व्हाट इज एनआरसी? Nomination Remuneration Committee. Under which section is it formed? हाँ,
178 अभी तक देख लिए होगे? नहीं सर, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो चाहे आप ओआर इंजीएम पास करके ये, तो चाहे एसआर इंजीएम पास करके, चाहे इससे एसआर इंजीएम भाड़ में गया, आप डबल देना चाहते, डबल से भी ज्यादा, ओआर से ये डबल, एसआर उससे भी, either with or without approval of CD, कितना भी दो, 1 रुपया भी दोगे अगर एमपी को, इट विल बी रिकमेंडेड बाय एनआरसी। बट सेक्शन 178 तो सारे कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, पक्का, वो तो खाली लिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उन लोग के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इन दैट केस अगर आपके कंपनी में एनआरसी है तो एनआरसी का रिकमेंडेशन, एनआरसी नहीं है तो अपना बोर्ड तो होगा ही, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सब कंपनी में रहेगा, उसका रिकमेंडेशन। सो रेम्युनरेशन विल बी गिवन आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ आइदर व्हाट, एनआरसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये अमेंडमेंट है? नहीं, बट तुम लोग के लिए अमेंडमेंट जैसा ही है। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये रिवीजन है कि आप कुछ भी देंगे तो एनआरसी, हाँ, या बोर्ड के रिकमेंडेशन पर ही देंगे। जिस कंपनी में एनआरसी उसका रिकमेंडेशन, जिसमें एनआरसी नहीं है बोर्ड का रिकमेंडेशन। अमेंडमेंट ये है जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं। एक फूटी कौड़ी आप अपने एमपी को नहीं दे सकते। एक तो आप लॉस मेकिंग कंपनी है, एक फूटी कौड़ी आप अपने एमपी को नहीं दे सकते, मतलब ना ये दे सकते हैं और इंजीएम पास करके, ना डबल, ना उससे ज्यादा। एक फूटी कौड़ी मतलब तो समझ में आता ही है ना, 1 रुपया आप नहीं दे सकते हैं अगर आप डिबेंचर का पैसा मार रखे हैं, पब्लिक डिपॉजिट का पैसा मार रखे हैं, या फिर उसका इंटरेस्ट मार रखे हैं इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर कंटिन्यूअस 30 डेज, फॉर कंटिन्यूअस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब ठीक है, अगर ड्यू डेट आया और आप ड्यू डेट पर डिबेंचर नहीं चुका सके, लेकिन 1 हफ्ता बाद चुका दिए, 15 दिन बाद चुका दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? बट ड्यू डेट आया और गया और 30 दिन से ज्यादा हो गया, आप 30 डेज के बाद भले ही आप चुका दिए हैं, बट आपका हालत बहुत नाजुक है, हम लोग आपको 1 फूटी कौड़ी अपना एमपी को देने नहीं देंगे। एक तो बेटा लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से तुम अपना पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर और इंटरेस्ट को पेमेंट नहीं कर सका, वो भी फॉर कॉन्टिन्यूअस 30 डेज। आर वी थ्रू विद दिस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? अरे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ही तो तनख्वाह दे रहे हो बाबू, तो हम लोग तुमको तनख्वाह देने नहीं देंगे। मरने दो किसको? एमपी। आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? 1 रुपया भी हम लोग किसको नहीं देंगे। अच्छा, फिर यही बोला गया कि जो आप इसको पे करने के लिए क्या पास कर रहे हैं? हाँ, डबल देने के लिए, डबल से ज्यादा देने के लिए क्या एसआर पास होगा? हाँ, अरे अप्रूवल सीडी के पहले एसआर तो पास हो गई, और अप्रूवल सीडी नहीं भी चाहिए तो भी एसआर तो पास हो गई। जो आप ओआर या फिर एसआर पास करते हैं ना, एज द केस में भी फिक्सिंग द रेम्युनरेशन, पिन पॉइंटिंग द रेम्युनरेशन, उतना रेम्युनरेशन जो आप एक बार फिक्स कर देते हैं ओआर या एसआर के जरिए, वो वैलिड रहेगा फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स। जैसे हमने ओआर पास करके फिक्स कर दिया कि 6 लाख देंगे, 60 लाख तो मैक्सिमम है रे बाबा, हमने ओआर पास करके फिक्स कर दिया कि कितना देंगे? 6 लाख। अब वो ओआर जो पास किए वो वैलिड कितना साल तक रहेगा? 3 साल। मतलब अगर 3 साल तक अगर आपके ऊपर सेम कंडीशन क्या रहा, अट्रैक्ट, आपको बार बार ओआर खेलने का दरकार नहीं है। अगर अगले साल आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गए तो क्या फिर ये इतना दोगे? नहीं, फिर तो आपको 197 अट्रैक्ट हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? रेजोल्यूशंस वैलिडिटी विल बी फॉर मैक्सिमम 3 years if the conditions remain the same, then you need not have to fix the remuneration again because you have already fixed the remuneration once and it can be continued for maximum, full stop। बस इतना ही अमेंडमेंट था। ये था शेड्यूल नंबर कौन सा?